गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। जातिगत जनसंख्या ये वक्त की मांग है या राजनीति की? सियासत में वर्ग विशेष के नेतृत्व की आड़ में कास्ट फैक्टर की राजनीति इस देश का सच है, लेकिन जाति आधारित आबादी का वास्तविक प्रतिशत न होने के कारण कई बार समीकरण गलत भी बन जाते हैं और यही गलती राजनीति में लाभ और हानि का गणित बताती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी था जनगणना ही जाति के आधार पर हो और बिहार ने पहले राज्य के रूप में ऐसी जनगणना करके प्रतिमान स्थापित कर दिया है कि जब भी हम लोग कोई स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो उसका एक प्रक्रिया बना हुआ है और उसमें हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं कि हमारे फिगर्स जो हैं सही हैं कि गलत हैं। तो वी हैव फॉलोड दैट मेथड। जातिगत आधार पर जनगणना कराने वाले राज्य के रूप में प्रतिमान स्थापित करना सीएम नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा पल है, इसे भी समझ लीजिए। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है? क्या काम किए शेड्यूल कास्ट? क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए। अब प्रश्न ये है कि बिहार की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जो जारी किए गए हैं उससे फायदा किसे होगा? जनसंख्या के नए आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 14.26% यादव है, 5.2% रविदास है, 4.2% कोयरी है, 3.65% ब्राह्मण है, 3.45% राजपूत हैं, 3.08% मुसहर हैं, 2.86% भूमियार हैं, 2.8% कुर्मी हैं, 2.6% मल्लाह हैं, 2.31% बनिया हैं और 0.6% कायस्थ हैं। यानी आंकड़े एक तरह से एक पार्टी को चुनाव में फायदा मिलता दिखा रहे हैं और जाहिर है कि आबादी ज्यादा है तो प्रतिनिधित्व का मौका भी उन्हें ही ज्यादा मिल सकता है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आंकड़े सिर्फ एक पार्टी विशेष के ध्रुवीकरण में मदद करेंगे, क्योंकि दलगत राजनीति में टिकट का समीकरण भी जाति आधारित होता है जो कड़ी टक्कर दे सकता है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। हालांकि ये जाति आधारित जनगणना से मिले आंकड़े का वो पहलू है जो लोकतंत्र का मानक है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग होती है। इसे फायदे वाली कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसी को पार्टियों के टिकट बांटने में परेशानी आ सकती है तो किसी को जाति आधारित नेतृत्व देने के नाम पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर इसी आंकड़ा को शायद कोई अलग से कोई आयोग अगर इसको आंकड़ा को जुटाती या कोई ऐसा एनजीओ पैरेलली सरकार के साथ अगर वो आंकड़े को इकट्ठा करती तो शायद ये आंकड़ा और भी बेहतर हो सकता। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि एक ऐसा वर्ग बिहार में है जिसकी आबादी बड़ी संख्या में है, जो प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में चाहता है, लेकिन वास्तविक संख्या का पता नहीं चलने से प्रतिनिधित्व का मौका कम मिला। यानी हमने अपनी रिपोर्ट में जो विश्लेषण किया वो एक मानक मापदंड और व्यवहारिकता के बीच का अंतर दिखाता है, लेकिन धरातल पर इसका वास्तविक रूप क्या होगा ये हम आपको 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जो तस्वीरें आई हैं उससे समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में 2015 में 52 सदस्य ऐसे थे जो सवर्ण थे और ये संख्या 2020 में 64 हो गई, यानी बढ़ गई, यानी 12 सवर्ण सदस्य और बढ़ गए। इसमें 2015 में 20 के मुकाबले राजपूतों की संख्या, राजपूत सदस्यों की संख्या 28 हो गई, भूमियार 18 के मुकाबले 21 हो गए, ब्राह्मण भी 11 के मुकाबले 12 हो गए और काई सदस्य पहले भी 3 थे और अब भी 3 ही हैं। यानी 243 सदस्य वाली बिहार विधानसभा में अब हर 4 सदस्यों में से 1 सवर्ण है और संख्या अब बदल भी सकती है।
ये तस्वीर बदल सकती है, लेकिन बतौर गाइड आपको ये बताना जरूरी है कि संख्या बदलने का कोई विशेष समीकरण नहीं है। हाँ, एक बात जो बिहार में हमेशा चली आई है, बिहार में एक वक्त कहा गया था भूरा बाल साफ कर, यानी बिहार के उस दृष्टि को अगर आप देखें, उस पन्ने को पलट कर देखते हैं, उस पृष्ठ को पलट कर देखते हैं, तो ये पता चलता है कि बिहार में जाति के आधार पर चुनाव कराने और अपने वोटर के साथ जोड़ने का तरीका नया नहीं था। ऐसे में इस जनगणना से क्या तस्वीर बदल सकती है? जनता के मत पर अब सब कुछ निर्भर है, लेकिन जातिगत आधार पर जब नेतृत्व की मांग होती है तो फिर हर दल जाति विशेष के कैंडिडेट पर ही भरोसा करता है, जिससे वोट के बंटने का खतरा पैदा हो जाता है और जीतता वो है जिसके साथ दूसरे वर्ग का भी समर्थन होता है। आखिर कैसे होता है ये? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जाति आधारित जनसंख्या के बाद बिहार में कैंडिडेट चुनाव का समीकरण बदल जाएगा। इसमें वो पार्टियां अपना फायदा तलाशने की पूरी कोशिश करेंगी जो एक जाति आधारित समुदाय विशेष के नेतृत्व का दम भरती है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव बताते हैं कि इससे पार्टी विशेष को उतना फायदा नहीं हुआ जितना क्षेत्रीय दल और जाति आधारित वोट न मांगने वाली पार्टी को हुआ है। उदाहरण के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, कांग्रेस को इसी वर्ग के 24% वोट मिले थे और क्षेत्रीय दल ने 54% वोट हासिल किए थे। लेकिन 2014 में बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का 34% समर्थन मिला, कांग्रेस को 15% वोट मिले और क्षेत्रीय दल का प्रतिशत घटकर 51% तक रह गया। और 2019 में 44% ओबीसी वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस 15% पर ही अटक गई, जबकि क्षेत्रीय दल का प्रतिशत घटकर 41 रह गया। यानी वोटर्स ने अपना भरोसा पार्टी और कैंडिडेट्स पर नहीं बल्कि उस नेतृत्व पर जताया जो बहुसंख्यक वोटर्स का भरोसेमंद चेहरा था। जाहिर है कि चुनाव दर चुनाव ओबीसी आबादी और वोटर्स बढ़े हैं, लेकिन ये वोट जातिवाद से प्रेरित न होकर राजनीति से प्रेरित था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। मध्य प्रदेश के चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में, और ये भी छोड़िए आम चुनाव में, ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि बैकवर्ड ये मांग करेगा कि हम 63% हैं तो हमें 27% क्यों। अब बिहार की जमीन पर इस फॉर्मूले को देखें तो 13,07,25,000 से ज्यादा जनसंख्या बताई गई, जिसमें 2,83,44,000 परिवार हैं। इसमें 81.99% हिंदू हैं, 17.7% मुसलमान हैं। इसके अलावा एक भी ऐसा धर्म समुदाय नहीं है जिसकी आबादी 1% भी हो। सब इनसे नीचे हैं। इसलिए वोट का अगर ध्रुवीकरण जाति आधारित होता है तो बंटवारा तय है, जिसमें उस दल को ज्यादा समर्थन मिल सकता है जिसके साथ मुसलमान या दूसरे धर्मों के लोगों के वोट हों। तो राहुल गांधी उनके साथ हो गए हैं। इंडिया के तमाम जो बड़े हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश, ये सारे लोग इसके साथ हैं, तो जाहिर है इसका इंडिया को फायदा मिलेगा। यही वजह हो सकती है कि बिहार की वर्तमान सरकार ने सबसे पहले राज्य में जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया, कानूनी लड़ाई भी लड़ी और जब आंकड़े जारी किए गए तो मुमकिन है कि अगली रणनीति इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बने। लेकिन ठीक इसी रणनीति से दूसरे दल भी आगे बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि जब सभी दलों की रणनीति एक जैसी है तो फिर जाति आधारित जनगणना पर राजनीति क्यों हो रही है? और यही सवाल हमने पब्लिक डोमेन पर पूछकर एक पोल भी किया, जिसका जवाब हम आपको आखिर में बताएंगे। एक बात तो तय है कि जातिगत जनगणना से जितना फायदा वर्ग विशेष को नेतृत्व के लिहाज से होगा, उतना ही राजनीतिक पार्टियां भी इसका फायदा उठाएंगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो चीज फायदेमंद साबित हो जो दिख रही है। हमारी अगली खबर आपको ऐसे ही फायदे से आगाह करने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल